स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल सिलेबस डिस्कशन, जिसमें अभी तक आपने मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तक जो डिस्कशन था वो देख लिया है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स हम अपने प्रॉब्लम डिस्कशन सेक्शन में करेंगे आगे आने वाले एक आध दो लेक्चर्स में। तो अभी तक जो आपने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स तक, वहां से यहां तक आपने ये जो आज अभी तक जो देख रखा है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी तक आपने जो है मेश और नोडल एनालिसिस तक देख लिया है, ठीक है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स आपने देखी तीनों, नोडल, मेश और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ थ्योरम्स बनाई गई, कुछ थ्योरम्स जो है वो डेवलप की गई, ताकि जो हमारा सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो हमने पढ़ा, उन टेक्निक्स से और अधिक अच्छी टेक्निक्स बनाई गई, ताकि हमारे सर्किट्स और अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है। बेसिकली ये उन सारी जो हमारा सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स था उनका एक्सटेंशन है, ठीक है। उनको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, उनमें कुछ और मेथड्स को ऐड किया गया है, जिससे कि हम लोग सर्किट्स को और इजीली सिंप्लीफाई करके उसकी एनालिसिस कर सके। एनालिसिस इन द सेंस कि जो उसका रिस्पांस है, जो उसकी करंट, वोल्टेज, पावर जो भी कैलकुलेट करना हो हमको किसी भी एलिमेंट के क्रॉस या सोर्स के क्रॉस, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सके। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो है सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के लिए जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स की जो थ्योरम्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम्स, यानी जो नेटवर्क्स पे अप्लाई की जाती है उनके एनालिसिस के लिए, ठीक है, उसको पढ़ना हम शुरू करेंगे, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए हो, या जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए हो, या आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए हो। सभी प्रकार की परीक्षाओं में नेटवर्क थ्योरम से प्रश्न अवश्य ही आते हैं, ठीक है। वो अवश्य ही आपको वहां पे नेटवर्क थ्योरम से प्रश्न, जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क थ्योरम्स, और नेटवर्क थ्योरम्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहली जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सुपर पोजिशन थ्योरम। क्या नाम है? सुपर पोजीशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सबसे पहली थ्योरम हम डिस्कस करने चल रहे हैं। पहले इस थ्योरम को हम समझेंगे, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, इसकी लिमिटेशंस को समझेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। तो जैसा कि जब मैंने आपको लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बताया, ठीक, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में जब हमने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो मैंने अब आपको वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताया था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताया था। वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरी है। तो जैसे कि मैंने आपको वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बताया, वो हमारे पास क्या था? वो था एफ एक्स वन प्लस, सॉरी, एक्स टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू के फॉर्म में। देन दिस फंक्शन, यानी जो हमारे पास ये फंक्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है। ये फंक्शन सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अब लेकिन जो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्या चीज है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताती है, पहले आप स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो ये बताती है कि अगर किसी भी लीनियर सर्किट में, किसी भी लीनियर सर्किट में, ठीक है, कैसा सर्किट? लीनियर सर्किट। तो किसी भी लीनियर सर्किट में यदि दो या दो से अधिक, ठीक है, किसी भी लीनियर सर्किट में दो या दो से अधिक एक्टिव सोर्सेज लगे हों, ठीक है, या एक्टिव एलिमेंट्स लगे हों, या हम कह सकते हैं कि सोर्सेज लगे हों, दो या दो से अधिक सोर्सेज लगे हों, तो उस सर्किट में किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट या वोल्टेज का निर्धारण, बेसिकली हम लोग करंट की बात करेंगे, करंट का निर्धारण हम हर एक सोर्स को इंडिविजुअली लेकर के, हर एक सोर्स को इंडिविजुअली लेकर के बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके जो उनका करंट आएगा, हर एक इंडिविजुअल सोर्सेस को जब हम लोग लेंगे तो जो उनका अलजेब्रिक सम आएगा उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उस एलिमेंट के क्रॉस
जो हमारा नेट करंट होगा। तो आपको अभी ये भाषा कब समझ में आई होगी, मैं आपको इसको पहले लिख के बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये कहता क्या है, कहता है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क having two or more sources, सोर्सेज से मतलब एक्टिव, और मतलब एक्टिव सोर्सेज से मतलब हमारा का जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज है बेसिकली, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। तो इफ एनी नेटवर्क हैव टू और मोर सोर्सेज देन द करंट थ्रू any element may be determined by, एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस। तो थ्रू एनी एलिमेंट may be determined by adding algebraically the current algebraically the current by each source acting alone while other sources are replaced by their internal resistances। काफी जटिल सा आपको समझ में आ रहा होगा इसका डेफिनेशन, ठीक है, या इसका स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी बोर्ड की परीक्षाओं में जाएंगे तो कभी कभी आपको स्टेटमेंट भी पूछता है। ये हमने यहाँ पे मैं आपको अब अर्थ समझाता हूँ कि इन एनी लीनियर नेटवर्क, अगर कोई लीनियर नेटवर्क है उसमें दो या दो से अधिक आपके वोल्टेज सोर्स या कोई भी करंट सोर्स लगा हुआ है, तो किसी भी एलिमेंट के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही होगी उसका डिटर्मिनेशन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम लोग एक समय में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और बाकी जितने भी सोर्स होंगे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। इस प्रकार हर एक सोर्स को बारी बारी से यूज करते हुए हम उस एलिमेंट के क्रॉस करंट डिटरमाइन करेंगे और उन सब का हम लोग एल्जेब्रिक सम कर देंगे, और वही एल्जेब्रिक सम क्या बताएगा आपको, उस एलिमेंट के क्रॉस करंट बताएगा, उस एलिमेंट के क्रॉस करंट बताएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा था या स्टेटमेंट ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब चलिए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कोई यहाँ पे एक नेटवर्क आपको बना के दिया। चलिए मान लीजिए हमने कुछ आपको ये ऐसा नेटवर्क बना के दे दिया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस थ्योरम को जो अभी आपने लिखी, ध्यान से देखिए आप, ताकि आपको वो थ्योरम समझ में आए कि एक्चुअली वहाँ पे वो कहना क्या चाह रही थी। ये हमने ले लिया, ये हो गया V1 वोल्टेज, ये हो गया V2 वोल्टेज, लेट्स इट R1, इट इज R2 एंड इट इज R3 ओम, सब कुछ ओम में है, ये वोल्ट्स में है, ठीक है। अब हमें करंट डिटरमाइन करनी है R3 के क्रॉस, हमको चलिए यहाँ पे करंट I डिटरमाइन करनी है, ठीक है। इस R3 के क्रॉस हमको करंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, करंट। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, हमने क्या कहा, आपने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस आपको करंट चाहिए, सर्किट में किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, तो हमें कहाँ चाहिए, इस एलिमेंट के क्रॉस करंट चाहिए। तो इस एलिमेंट के क्रॉस अगर आपको करंट चाहिए तो सबसे पहली बात तो आप बेसिक चीज ये समझ लीजिए कि सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेज होंगे। कब, दो या दो से ज्यादा सोर्सेज होंगे, और वो दूसरी बात वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। नॉन लीनियर सर्किट्स में ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं। अभी मैं लिमिटेशंस लिखा दूंगा आपको, तब आप वहां पे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स ये है, दूसरा वोल्टेज सोर्स ये है, इसलिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्टेटमेंट के बाद। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अगर किसी भी सर्किट के जो लीनियर है उसमें दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, तो किसी भी एलिमेंट के क्रॉस करंट डिटरमाइन करने के लिए
हम लोग ये कर सकते हैं कि एक समय में एक सोर्स को कंसीडर कर सकते हैं, और जो दूसरा सोर्स लगा हो, या दूसरा का मतलब है अन्य जितने भी सोर्स हो, अन्य जितने भी सोर्स है, अगर हम लोग बात करें 3 सोर्सेज की, तो एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी 2 सोर्स जो होंगे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। किससे? उनको उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर देंगे, यानी हम लोग उनसे उनके आंतरिक प्रतिरोध से उनको हटा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध कैसे रिमूव करना है, कैसे क्या करना है, अभी मैं आपको बगल में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले काम ये होता है कि आप एक सोर्स को लेंगे और बाकी जितने भी सोर्स होंगे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और कैसे किसको क्या रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, इसको बगल में आप नोट करके लिख लेंगे या कहीं नीचे बाद में नोट करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये नोट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब यहाँ पे आइडियल से है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको मैंने लिखवा चुका हूं सोर्सेज में, इज जीरो। क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है लाइक दिस, ठीक है, तो अगर इसको हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसको हमने क्या किया? इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो मतलब जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट। वो क्या होता है? अनंत होता है। यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यदि हमारे पास कोई करंट सोर्स है लाइक दिस, ये हमारे पास कोई करंट सोर्स है, इसकी हमने मान ली आई करंट सोर्स है, तो इसको जब हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से जब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको कि जब भी हम बोले कि अगर वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो गया। अब इसी दो चीजों को याद करके आपको सारे नेटवर्क थ्योरम में ये चीजें अप्लाई करनी है, चाहे हम आगे चल के थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम या जो भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जब भी हम उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में क्या करेंगे? सबसे पहले हम वोल्टेज नंबर 1 यानी V1 को कंसीडर कर रहे हैं और V2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं। किससे? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला, ये क्या है आपके पास? वोल्टेज सोर्स। तो मैंने बताया वोल्टेज सोर्स को अगर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम क्या बन के आ पा रहा है हमारे पास? ये बन के आ रहा है। ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। आपका V2 हो गया शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था इसलिए शॉर्ट हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम आपके लिए बनाया, R1, और ये तब का सर्किट डायग्राम हुआ जब आपके लिए पहला सोर्स हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं। अब इस सोर्स के कारण हम लोग इस ब्रांच में, यानी जिस ब्रांच में आपको करंट चाहिए वहां पे हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी मेथड अप्लाई करके। आप चाहे मेश एनालिसिस अप्लाई करके या नोडल एनालिसिस अप्लाई करके, आप चाहे उन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे I1 या I डैश, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं I1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगी करंट I1। ठीक है, तो आप इसको I1 नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब स्टेप सेकंड में क्या करना है? स्टेप सेकंड में ये करना है कि अब आपने जो वोल्टेज सोर्स यूटिलाइज कर लिया है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और जो बचा हुआ दूसरा वोल्टेज सोर्स है अब उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो पहला वाला वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम बनाए फिर से। तो ये मॉडिफाइड डायग्राम बना दोबारा, ये हो गया शॉर्ट,
ये हो गया V2 R2 R3 R1। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स। अब अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो हम लोग ओपन कर देते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से इस वोल्टेज सोर्स के कारण इस करंट में जितनी भी करंट फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस में जितनी करंट फ्लो होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट हमने मान लिया कि कुछ करंट I2 आएगी, वो भी आप किसी भी मेथड से अप्लाई करके निकाल सकते हैं, चाहे आप नोडल एनालिसिस लगा के अप्लाई करें या मेश एनालिसिस लगा के अप्लाई करें, दोनों आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे प्राप्त हो गई करंट I2, ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, स्टेप नंबर 3, ठीक है, जहां पे बात होगी अलजेब्रिकली सम की, ठीक है। कैसी? अलजेब्रिकली सम, मतलब अलजेब्रा के हिसाब से उसको सम करना है, यानी समेशन विद साइन देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है पूरे सुपरपोजिशन थ्योरम में कि आपको करंट की डायरेक्शन जरूर से जरूर पता रहनी चाहिए, या आप उसका सही एडिशन करें, नहीं तो क्या होगा कि आपका आंसर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिकली सम देखना है। अब हमको करंट जो चाहिए सर्किट में वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और हमने जो पहली वाली करंट कैलकुलेट करी है वो भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड करी है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, यानी जो साइन इसका होगा वही साइन इसका होगा। तो अगर ये पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करके चले तो ये भी पॉजिटिव, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में जो हमने यहाँ पे देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 में भी हमने जो करंट कैलकुलेट करी विद द बिकॉज ऑफ V2, वो भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड थी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ वो फ्लो कर रही है तो मतलब इसका भी जो हमारा साइन होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिक्वायर्ड करंट थी उसी के डायरेक्शन में दोनों करंट फ्लो हो रही है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिकली सम की बात करें तो हमारा जो करंट I आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो जो हमारा I होगा वो बेसिकली I1 प्लस I2 के बराबर होगा, ठीक है, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का सार। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आपको 1-2 लिमिटेशन बता देता हूँ, फिर जो है क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, ठीक है, बारी बारी सबको यूटिलाइज करना है एक एक करके, और जो उसके अलावा जितने भी बचते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, ठीक, वो जो आपने नोट में लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या है। उसके बाद क्या करना है, आपको हर एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट में करंट की डायरेक्ट करंट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है कि सारे वोल्टेज सोर्सेज से या करंट सोर्सेज से जो भी करंट उस एलिमेंट के क्रॉस प्राप्त हो रही हो उन सबका अलजेब्रिक सम कर देना है, और वही आपका नेटवर्क करंट, यानी उस एलिमेंट के क्रॉस जो कुल टोटल करंट होगी वही आपकी रिक्वायर्ड करंट के बराबर होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे इस थ्योरम की, उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, लिमिटेशंस की बात करें। लिमिटेशंस मतलब कहाँ की ये जो है क्या कमियां है इसमें, तो उसको पहले देख लें। इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली बात जो मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताई थी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर सर्किट्स। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर सर्किट्स। ये केवल लीनियर सर्किट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। नंबर 2, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन। इसको हम लोग पावर कैलकुलेशन में उपयोग में नहीं लाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस पावर कैलकुलेट करनी है तो हम लोग इस थ्योरम का उपयोग करके पावर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशंस, ठीक है। अगला, it is used only for independent sources। ये केवल जो है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्सेस पे ही उपयोगी साबित होगी। तो आप लिमिटेशंस लिख लीजिए, तीनों लिमिटेशंस। पहली बात लीनियर पे ही लगेगा, अगर कहीं नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब लग गए तो वहां पे हम इसको उपयोग में नहीं लाएंगे। अगर कभी भी हमको सर्किट में पावर कैलकुलेशन करना है तो इसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, और हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ ही इसको हम लोग उपयोग में लाएंगे। तो ये 3 इसकी मेन लिमिटेशंस है, ठीक है, ठीक। और उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि तमाम परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये जो भी मैंने आपको बताया कि कब हम सुपरपोजिशन थ्योरम उपयोग में लाएंगे, कब लाएंगे, जब उस जो है जो हमारा सर्किट है
उसमें कम से कम 2 सोर्सेज हों, कम से कम 2 सोर्स लगे हों। ठीक है, कैसे? वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, और लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। ये आपके पास नेटवर्क है और हमको उसी तरीके का हम मान लेते हैं, चलिए हमको आई ज्ञात करना है 4 ओम में विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से हमें आई ज्ञात करना है। ये करंट आई जो है, जो 4 ओम में जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, जैसे हमने बात करी थी अभी अपने डिस्कशन में इससे पहले। सबसे पहले स्टेप वन, ये मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। अगर आप एसएससी जेई का भी थ्योरेटिकल पेपर देने जा रहे हैं यानी कन्वेंशनल पेपर, तो आपको कुछ इसी तरीके से उसका प्रोसीजर फॉलो करना है। वहाँ भी आपको तमाम प्रश्न नेटवर्क के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आप वहाँ पे कभी भी आप अगर कन्वेंशनल पेपर देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे नेटवर्क के प्रश्न जरूर मिलेंगे, वो भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग, अच्छे प्रश्नों तक चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडरिंग 16 वोल्ट voltage source, 16 volt voltage source and replace 10 ampere source, 10 ampere current source by their internal resistance। मैं पहला प्रश्न जो है आप फुल डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इतना लिखूंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला मैं केस डिस्कस करता हूँ। पहला क्या करना है हमें, 16 वोल्ट कंसीडर हम लोग करने जा रहे हैं और इसको रिप्लेस करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ध्यान से देखिए क्या है ये करंट सोर्स, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ये कैसे रिप्लेस होगा, विद ओपन सर्किट, विद ओपन सर्किट, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो हम लोग बना लेते हैं। लेट्स मेक दिस, वी हैव मेक, हमने बना लिया। आइए शुरू करते हैं इसको। ये हो गया 16 वोल्ट, ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया 4 ओम और ये आपके पास 3 ओम। ठीक है, अब देखिए ये ओपन सर्किट हो गया। अगर हम लोग बात करें करंट की, तो इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, यानी इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है, करंट सोर्स जैसे हमने हटाया। तो हमारे पास एक ही लूप बचा, कौन सा, ये यही लूप बचा। ठीक है, देख पा रहे हैं, यही मेश बचा और इसी मेश में केवल करंट फ्लो होगी। दोनों सीरीज में एलिमेंट है तो सेम करंट फ्लो होगी, यानी जितनी हमारी सोर्स से करंट निकलेगी सारी की सारी 4 ओम के क्रॉस पास होने वाली है। तो ध्यान से देखिए सर्किट केवल यही बचा। ठीक है, सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6, 4 + 2 6 और ये किससे डिवाइड होगा, 16 से। तो हमको करंट क्या मिल जाएगी, तो करंट यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये करंट हमारे पास आई डैश आई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2 + 4 यानी 16/6। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और आपके पास कितना बचता है 4, तो 6 6 36, 2.6 एम्पियर। लेट्स हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं, 2.6 एम्पियर। तो ये आपके पास 2.6 एम्पियर आ गया। ठीक, तो ये था स्टेप नंबर 1। चलिए स्टेप नंबर 2 देखते हैं, बगल में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऊपर देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद ऊपर देखते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में अब हमें अगला सोर्स लेना है, यानी सोर्स ये वाला कंसीडर करना है और सोर्स नंबर 1 को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम। तो ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है ना, ये वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्लेस होता है, विद द शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे। आइए इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट यहाँ पे।
शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया, ये आपके पास 3 ओम हो गया, ये आपके पास 10 एम्पियर हो गया, और ये ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं, ये आपके पास हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम। अब ध्यान से देखिए, आपको करंट चाहिए आपको 4 ओम में, ठीक है, करंट यहाँ पे चाहिए 4 ओम में। लेट हमने मान लिया इसके कारण जो करंट आई वो हो गई आई डबल डैश, क्या हो गई वो आई डबल डैश। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अब ये करंट हमको यहाँ पे चाहिए, यानी ये करंट 3 ओम में तो उतनी करंट फ्लो होगी, 3 ओम में उतनी करंट आई, यहाँ पे आपको नोड मिलेगा तो करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहिए तो इसको सॉल्व करके पूरा नेटवर्क थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, फिर आप यहाँ पे करंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा तरीका जो मैंने आपको करंट डिवीजन रूल बताया, ठीक है, करंट डिवीजन रूल हम लोग यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। करंट हमने क्या बताया था, अगर किसी 2 पैरेलल ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रही है तो किसी भी एक ब्रांच में करंट निकालनी हो हमको, तो करंट डिवीजन रूल काफी अच्छा और आसान रहता है। तो चलिए हमको यहाँ पे आई डबल डैश निकालना होगा, तो आई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया था करंट डिवीजन रूल में हमने क्या बताया था, टोटल करंट कितनी है 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम लोग करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आई डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में चाहिए उसका अपोजिट वाला ब्रांच रेजिस्टेंस। तो हमको 4 ओम में चाहिए तो इसके बगल वाला कौन सा है 2 ओम, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओम से, और नीचे दोनों का सम कितना हो गया 6, यानी ऊपर कितना आ गया हमारे पास 20/6। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 ठीक है, तो 3.3 एम्पियर के आसपास, 3.3 एम्पियर। तो ये आपके पास देखिए दोनों करंट आ गई, यानी करंट ड्यू टू 16 वोल्ट एंड करंट ड्यू टू 10 एम्पियर। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 3। तो मैं आपको स्टेप नंबर 3 जो है यही बता देता हूं, यहाँ पे मैं बता देता हूं। तो आप देखिए यहाँ के बाद हम लोग अब नीचे आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है। एक मिनट में देख लूं क्या वो कैमरे में सही आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, चलिए समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बताया कि अब उन करंट्स का एल्जेब्रिक सम करना है, ठीक है, जो हमने इन दोनों सोर्सेज के कारण निकाली। अब देखिए जो हमारे पास मेन रिक्वायर्ड करंट है आई, ये आप देख सकते हैं मेन रिक्वायर्ड करंट, इसकी डायरेक्शन टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, यानी इस नोड से रेफरेंस नोड की तरफ है, ठीक है। और ये हमने जो पहली करंट निकाली आई डैश, उसकी भी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड थी, यानी इस नोड से रेफरेंस नोड से, सॉरी प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस नोड की तरफ है। हम लोग बेसिकली हमने क्या बताया था, नीचे वाले नोड को हम लोग रेफरेंस नोड मान के चलते हैं, ठीक है, याद रखिए वो, ठीक है। तो ये हमारा ये भी रेफरेंस नोड की तरफ है, ऊपर वाला भी रेफरेंस नोड की तरफ है, यानी ये दोनों कैसे हो गई पॉजिटिव, यानी सेम डायरेक्शन, ठीक, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मैच हम लोग चलते हैं, इसमें भी हमने देखा जो करंट हमने कैलकुलेट करी वो भी रेफरेंस नोड की तरफ है, ठीक है। तो यानी इस करंट की डायरेक्शन, इस करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, और वो भी रिक्वायर्ड करंट की डायरेक्शन में है, यानी तीनों का जो है वो साइन सेम होगा, तीनों का साइन सेम होगा। तो जब भी सेम साइन की करंट होगी तो क्या होंगी, ऐड होंगी, डिफरेंट साइन की करंट होगी तो वो सब्सट्रैक्ट होंगी अलजेब्रिक के फॉर्म में, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमारा ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 यानी हमारे पास जो आई 4 ओम आएगी, जिसको हमने आई कह रखा है, वो क्या हो जाएगी आई डैश प्लस आई डबल डैश के बराबर। एडिशन क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है जैसे कि हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आई डैश जो हमारे पास आया वो 2.6 एम्पियर आया नियर अबाउट, और ये हमारे पास आया 3.3 एम्पियर। तो आपके पास ये लगभग जो है वो 5.9 वो नियर अबाउट 6 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया। तो लगभग 6 एम्पियर के आसपास वो करंट 4 ओम में फ्लो करेगी, यानी आई जो आपकी आ गई 5.9 समथिंग, यानी नियर अबाउट वो 6 एम्पियर हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रोसीजर है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने का किसी भी नेटवर्क में। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये 2 सोर्सेस का क्वेश्चन था, अब इस बार हम लोग 3 सोर्सेस का क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। आइए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया आपका समय बचाने के लिए, यानी वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो पाए कम से कम समय में, इसलिए जो है हम लोग ये अपनी टेक्निक यूज करते हैं, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, और हमें क्या करना है, इस 2 ओम के क्रॉस करंट ज्ञात करनी है, ये आई, ये हमको फाइंड आई करना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अभी आपने जो प्रश्न देखा था उससे पहले वो एक बेसिक प्रश्न था, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, उसी में
ठीक है। ये भी इसमें जो है मैंने 3 सोर्सेज उपयोग में लाए हैं ताकि आपको 3 सोर्सेज का आइडिया भी हो जाए कि कैसे उसको लेकर के चलना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे जो आपने वहां पे देखा, केस 1, केस 2, केस 3 यहाँ पे हमको, और फिर अब की बार केस 4 भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केस 1 में हम लोग इसको लेके चलेंगे, केस 2 में हम लोग इसको लेके चलेंगे, केस 3 में इसको लेके चलेंगे, फिर जो हमारा लास्ट वाला केस होगा यानी कंक्लूसिव पार्ट, वो केस नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा सोर्सेज है, यानी ठीक है 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज, तब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। सभी रजिस्टिव एलिमेंट है, यानी कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमको पावर कैलकुलेट नहीं करनी है, हमको क्या कैलकुलेट करनी है? करंट, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस नंबर 1, यानी स्टेप 1 चाहिए आप कह सकते हैं। स्टेप 1 हम लोग लेके चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे? हम लोग 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और बाकी ये जो आपके पास 2 सोर्सेज बच रहे हैं, यानी 2 एम्पीयर का करंट सोर्स और 20 वोल्ट का आपके पास ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लोग इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। आइए जो है हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं थ्योरी, आप वही लिखेंगे। नाउ कंसीडर, फर्स्ट वी कंसीडर 10 वोल्ट सोर्स एंड रिप्लेसिंग 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग शुरू करते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, ये आप लिख लेंगे अपने आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। वेरी गुड, डायग्राम बनाएंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया क्योंकि ये पे करंट सोर्स था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था। ये हो गया 5। ध्यान से देखिए, ये ब्रांच ओपन सर्किट हो गई तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया? डेड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 ही लूप बचे, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2, क्योंकि ये वाला तो ब्रांच हमारा डेड हो गया क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करनी है, ये ओपन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है? हमको इस 2 ओम के क्रॉस करंट निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, चाहे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दोनों सिखा चुका हूँ। तो आप चाहिए मेश करंट इसमें I1, इसमें I2 मान करके I2 ग्राज कर सकते हैं, वही I2 इसमें करंट फ्लो कर रहे होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ इसको नोडल से। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज, यहाँ पे हमने ले लिया V। ठीक है, हमने क्या ले लिया? यहाँ पे वोल्टेज V है। तो अगर मैं यहाँ पे नोड वोल्टेज V मान लेता हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पे करंट डायरेक्शन लिखूंगा, एक क्या बोलते हैं, केसीएल इक्वेशन लिखूंगा। सबसे पहले चलिए मैं करंट ले लेता हूँ। हमने ले लिया, ये करंट होगी हमारी I1। चलिए इसको I1 लेके चलते हैं। इधर वाली जो करंट फ्लो हो रही है उसको I डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसको I1 मान लें। इधर वाली जो करंट फ्लो होगी इसको हम लोग मानते हैं I2। चलिए ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई I1 I2 I1 डैश, क्योंकि I1 डैश I2 डैश और मतलब I1 I डैश I डबल डैश I ट्रिपल डैश, इस फॉर्म में हम लोग फाइनल करंट निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करंट हो गई, तो यहाँ पे हम लोग जैसे केसीएल अप्लाई करेंगे, तो केसीएल अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I डैश प्लस I2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे। ये आपके पास हो गया 10 वोल्ट है, ये सॉरी, तो 10 माइनस वी मैं लिखा, आपको सिखा चुका हूँ, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 10 माइनस वी, तो 10 माइनस वी अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है? 10। वेरी गुड। ठीक है, ये करंट आपको यहाँ से रेफरेंस की तरफ फ्लो हो रही है। हमने रेफरेंस नोड मान रखा है नीचे वाले को, तो रेफरेंस नोड का हमने वोल्टेज बता रखा है कितना होता है? 0 वोल्ट। तो V माइनस 0 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? देखिए ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो आपके पास इक्वल टू I डैश है ना, तो I डैश इक्वल टू V माइनस 0 अपॉन 7। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ब्रांच तीसरा है, तीसरे में I2 करंट फ्लो हो रही है, तो I2 कहाँ से फ्लो हो रही है? V से 0 की तरफ, तो ये क्या हो गया? प्लस V माइनस 0 अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस कितना देख रखा है? 20 ओम। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं बगल में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आएगा इधर से 10 माइनस वी अपॉन 10। ठीक है, इसको वो यहाँ से हटाइए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 27v अपॉन 7 इंटू 20। तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 14 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 140 माइनस 14v इक्वल टू 27v। तो आपके पास आएगा ये 27 और 14 दोनों ऐड हो जाएंगे इस तरफ आने के, तो हो जाएगा 41। तो आपके पास v इक्वल टू आ गया 140 अपॉन 40
140 अपॉन 41। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नियर अबाउट आएगा 3.4 वोल्ट। 3.4 वोल्ट। तो आपके पास V कितना आ गया? 3.4 वोल्ट। इससे आप जो है थोड़ा सा आपको नोडल एनालिसिस की भी जानकारी हो गई, अगर आपको नहीं पता था तो आप थोड़ा सा सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको V मिल गया। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ये वाली करंट। कौन सी करंट चाहिए? I1। तो I1 करंट के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी, सॉरी I डैश जो है, तो I डैश करंट के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी वो ये है, यानी V/7। तो V/7, तो V/7, तो I डैश हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो I डैश जो आपके पास आ गई वो क्या आ गई? V/7। तो V आपके पास आ गया 3.4/7। तो जब 3.4/7 करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.49 एम्पियर के आसपास, 0.49 एम्पियर के आसपास। तो पहली करंट आपको ये प्राप्त हो गई। ठीक है, पहली करंट आपको ये प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद मैं हटाऊंगा इसको, आप तब इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए केस नंबर 2 हम लोग बढ़ते हैं, यानी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? देखिए, स्टेप नंबर 2 में हम लोग दूसरा सोर्स कंसीडर करेंगे और बाकी जो बचे हुए सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरलेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कर सकते हैं। 1 मिनट में हटाता हूँ फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 के लिए मैं क्या बता रहा था कि हम लोग इस वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे, उसको दोनों हटाएंगे। तो ये दोनों देखिए कैसे वोल्टेज सोर्स है, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए बनाते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में बना के ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास करंट सोर्स आ गया, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम है। अभी मैं इसको हटाऊंगा, फिर जो है आप, तो ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, और ये भी हो जाएगा शॉर्ट। ठीक, ये कितना हो गया आपके पास? 10 ओम। कितना हो गया आपके पास? 10 ओम। अब क्या करना है आपको? अब आपको चाहिए करंट। कहाँ पे? ये इसको मैं, ये हो गया 5 ओम। ठीक है, आपको करंट कहाँ चाहिए? इसमें चाहिए, इस वाली ब्रांच में आपको करंट चाहिए। ठीक है, अब तो आप देखिए यहाँ पे ये करंट यहाँ पे कितनी है? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इस नोड पे आएगी तो डिवाइड होगी। ठीक है, कुछ इस तरफ जाएगी, कुछ इस तरफ जाएगी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं? करंट डिवीजन यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन करंट डिवीजन लगाने के लिए आपको ये पूरा इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि देखिए जितनी करंट हमारी इस तरफ फ्लो करेगी वो सारी की सारी पूरी ब्रांच में फ्लो करेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरी ब्रांच को एक एज अ सिंगल रजिस्टिव ब्रांच कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी पूरी पोर्शन को, ये जो हमारे पास जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, तो इसको हम लोग सिंगल रजिस्टिव नेटवर्क में कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखें तो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, 10 और 20 पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इक्विवेलेंट देखें, ये दोनों पैरेलल में हो गई। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गई, तो हम लोग इसको अगर रिड्यूस करें, रिड्यूस सर्किट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं सर्किट को, तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ बगल में सॉल्व कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे बॉक्स बना के, ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 × 20 कितना हो जाएगा? 200/30 और +2 तो ये हो गया 20/3। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 26/3। तो ये पूरा जो सर्किट आ गया, ये पूरा सर्किट वो आ गया 26/3, यानी जो हमारा रिड्यूस सर्किट बनेगा, तो जो आपका रिड्यूस सर्किट बना वो कुछ ऐसा बन गया। ध्यान से देखिए आप, ये हो गया 26/3 ओम, हो गया 5 ओम, यह है 3 ओम, और यहाँ पे करंट सोर्स आपका लग गया ये 2 एम्पियर का। ध्यान से देखिए, अब आपके पास वही वाला फिर से करंट डिवीजन रूल आप लगा सकते हैं। देखिए ये सेम करंट इसमें फ्लो होगी 3 एम्पियर पे, इस नोड पे आएगी, डिवाइड होगी। आपके पास दो ब्रांचेस हैं, तो दोनों ब्रांचेस में आपको मतलब एक ब्रांच में करंट चाहिए, ये वाली। ठीक है, इसको आप I डबल डैश मान सकते हैं। तो हमको I डबल डैश चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं इजीली। चलिए लगाते हैं। तो I डबल डैश करंट डिवीजन रूल क्या बताएगा? I डबल डैश इक्वल टू टोटल करंट कितनी है? 2 एम्पियर इनटू मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इन विच वी आर नॉट फाइंडिंग करंट, यानी हमको अपोजिट ब्रांच से रेजिस्टेंस करना है। तो अगर हमको इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दूसरी पैरेलल वाली ब्रांच यानी इससे, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन नीचे दोनों का सम, तो 26/3 + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये 10 × 5
2 इंटू 5 10, ऊपर जाएगा 30, तो 30 अपॉन 15 अपॉन 15 प्लस ये, तो आपके पास 15 और प्लस 26, तो आपके पास आ गया 41, तो 41 आ गया, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7, तो 0.73 के आसपास आपको करंट मिलेगा। तो आई डबल डैश जो आपको मिल गया वो 0.73 के आसपास मिल गया, तो आई डबल डैश आपको जो मिल गया वो 0.73 के आसपास आ गया। तो आप करंट जो है आप इतना नोट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों करंट को बना देता हूँ, ठीक है, ताकि जो अगली बार जब मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो आई डैश आया हमारे पास वो इस तरीके से आया है, आई डैश जो हमने निकाला है वो आई डैश इस डायरेक्शन में है, पहला वाला, उसका ब्रांच करंट आया वो आया 0.49 एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी करंट आई आई डबल डैश, उसका डायरेक्शन ये है आई डबल डैश का डायरेक्शन। तो आई डबल डैश का जो डायरेक्शन है उसका करंट जो हमारे पास आई डबल डैश आया वो आया 0.73 एम्पियर। अब हम लोग तीसरी करंट निकाल लें ड्यू टू दिस, और फिर हम लोग अलजेब्रिक सम अप्लाई करेंगे। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूरा पोर्शन हटाने जा रहा हूँ, ये पोर्शन बस हमारे पास रहेगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपने अपना नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने दो स्टेप्स देख लिया, स्टेप नंबर 1 में इसको कंसिडर किया, बाकी दोनों को रिप्लेस किया। स्टेप नंबर 2 में इसको कंसिडर किया, बाकी दोनों को रिप्लेस किया। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, इस बार इस 20 वोल्ट को कंसिडर कर रहे हैं और इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, ये करंट सोर्स ओपन सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए सबसे पहले। लेट्स मेक इक्विवेलेंट सर्किट। ओपन सर्किट हो गया ये 3 ओम, 2 ओम, 20 वोल्ट ओम, 10 ओम, शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक। 20 वोल्ट 5 ओम। चलिए आइए देखते हैं। तो अब क्या करना है हमको, इस वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें करंट प्राप्त करनी है। चलिए देखिए, पहले वाले सर्किट की तरह बन गया, यानी कि स्टेप नंबर 1 की तरह बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोड वोल्टेज V1 मान लें, चलिए V1 वहाँ माना था, यहाँ V1 मान लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप चाहिए तो फिर से आप देखिए ये डेड हो गया 3 ओम, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहे यहाँ पे मेश एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है, इस पूरे लूप में मेश एनालिसिस लगा सकते हैं दोनों में, ठीक, उससे करंट प्राप्त कर सकते हैं, या आप चाहे नोडल लगा सकते हैं। तो मैं क्या प्रेफर करने जा रहा हूँ, नोडल एनालिसिस। वेरी गुड। करंट जहाँ पे चाहिए होती है जनरली हम लोग नोडल एनालिसिस ही प्रेफर करते हैं, ताकि सीधे आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V1, ठीक है। तो हमने मान लिया, चलिए करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, इसको आई ट्रिपल डैश मान लेते हैं, क्योंकि हमको यही चाहिए। I1 I2 हम इसको चलिए मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं, इसको I4 मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं। चलिए यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, तो इनकमिंग करंट कितनी हो गई, आई ट्रिपल डैश, ये दोनों आउटगोइंग करंट, तो आई ट्रिपल डैश इक्वल टू I3 प्लस I4, इसकी तरह आ गया, ठीक है। आई ट्रिपल डैश 20 से V1 की तरफ फ्लो कर रही है, तो 20 माइनस V1, ब्रांच करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 दोनों सीरीज में है 7, ठीक है। I3 फ्लो कर रही है V1 से 0 की तरफ, तो V1 माइनस 0 अपॉन 20, वेरी गुड, ठीक है। I4 कहाँ फ्लो कर रही है, V1 से 0 की तरफ, तो I4 हो गई, I4 प्लस यहाँ पे लगाएंगे V1 माइनस 0 अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं देख लूँ नीचे दिख रहा, ठीक है, इतना दिख रहा है, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, इसको ऊपर लेके आया हूँ, तो ये हो गया 20 माइनस V1 अपॉन 7, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमने 20 ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3V1 ऊपर सॉल्व होके, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो दोनों प्लस 3V1, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया, 400 माइनस 20V1 इक्वल टू 21V1, इसको उधर लेके 41 हो गया, तो V1 इक्वल टू 400 अपॉन 41, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.75 के आसपास, इतना वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास V1 आ गया, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आई ट्रिपल डैश 2 ओम में फ्लो होने वाली करंट, तो आई ट्रिपल डैश के लिए हमने फॉर्मूला लिखा 20 माइनस V1 अपॉन 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 20 माइनस V1 अपॉन 7, ठीक है, हाँ सही। तो 20 हो गया, V1 9.75 हो गया, और 7 को आप 7 लिखेंगे, तो आपके पास ऊपर आएगा 10.25 अपॉन 7, ये आपके पास आ जाएगा 1.46 एम्पियर के आसपास,
तो ये आपके पास करंट आ गया। जो तीनों करंट आपको मिल गई, तीसरी करंट भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया आई ट्रिपल डैश। ठीक है, तीनों करंट आपको ऐसे बॉक्स में बंद करके रखनी है जब आप उन्हें कन्वेंशनल पेपर लिख रहे हो। ठीक है, तो आई ट्रिपल डैश की डायरेक्शन क्या है, वो भी ऐसी है, यह है डायरेक्शन ऑफ आई ट्रिपल डैश। तो आई ट्रिपल डैश की डायरेक्शन ये हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1.46 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, अब बात आती है अलजेब्रिक सम की। किसकी बात आती है अब? अलजेब्रिक सम की। ठीक है, अलजेब्रिक सम की। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई, जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, टोटल करंट, टोटल करंट आई की बात करेंगे। अब देखिए कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो करंट की डायरेक्शन में है, रिक्वायर्ड करंट की डायरेक्शन में, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो हमने I1 कैलकुलेट, आई डैश कैलकुलेट करी है, वो देखिए जो हमारी ये वाली ब्रांच करंट है, यानी जो हमको रिक्वायर्ड ब्रांच करंट है, उसकी डायरेक्शन से अपोजिट है। हमारा ब्रांच करंट इस तरफ से इस तरफ है, लेकिन वो हमने जो निकाला वो इस तरफ है। तो पहला हमारा जो I1 डैश हो गया माइनस हो गया, तो ये हो गया I1 आई डैश। ठीक है, अब जो दूसरा करंट हमने निकाला आई डबल डैश, उसका डायरेक्शन देखिए और इस करंट का डायरेक्शन देखिए, जो हमको रिक्वायर्ड है दोनों सेम है, तो कैसा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया प्लस आई डबल डैश। ठीक है, अब तीसरा ब्रांच जो हमने करंट निकाला आई ट्रिपल डैश, वो भी देखिए इसी की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वो भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो प्लस आई ट्रिपल डैश। ठीक है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है, जो इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें एक ब्रांच करंट जो है अपोजिट आ गई। ठीक है, एक मतलब करंट, एक सोर्स के कारण जो आपके पास करंट मिली वो अपोजिट आ गई, उसको कैसे लिखना है ये मैंने आपको समझा दिया। तो आप अपने सारे प्रश्नों में ये चीज ध्यान में रखेंगे, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। ठीक है, वो किससे डिसाइड होगा, वो रिक्वायर्ड करंट की डायरेक्शन से डिसाइड होगा। अगर रिक्वायर्ड करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो आप किसी को भी प्लस या किसी को भी माइनस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन में जो होगी उनको प्लस लेंगे, जो विपरीत डायरेक्शन में होगी उनको माइनस लेके चलेंगे। तो आपका आंसर प्लस भी हो सकता है और आपका आंसर माइनस भी हो सकता है। अगर आपने करंट इधर से इधर मान रखी तो प्लस हो जाएगा, इधर से इधर मान रखी तो माइनस हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को एक साइन लेना है और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को दूसरा डायरेक्शन लेना है, जो मैंने आपको करंट जब मैं आपको बता रहा था तब वहां पे समझा चुका हूं। चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपके पास आई डैश आया था वो आया था 0.49, तो माइनस 0.49 ये हो गया, प्लस आई डबल डैश जो आपने कैलकुलेट किया वो 0.73। ठीक है, आई ट्रिपल डैश जो आपने कैलकुलेट किया वो 1.46। ठीक है, 1.46। अब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो यहां से ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये दोनों क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई आपके पास नियर अबाउट आ जाएगा 1.7 एम्पियर के आसपास। आपके पास करंट जो आ गई वो 1.7 एम्पियर आ गई, कहाँ पे, 2 ओम में जो फ्लो हो रही। तो ये प्रोसीजर था हमारा, जो आप शायद इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, पॉज करके जैसा भी चाहें। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने का। सुपरपोजिशन थ्योरम जो मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, इसलिए ज्यादा हम लोग इसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली अदर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। ये काफी लंबा प्रोसीजर है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं इतना सा प्रश्न जो है हमें करने में कितना टाइम लग गया। अगर हम लोग सिंपली जो है नोडल एनालिसिस अगर लगा देते तो और आसानी से हो जाता, जो भी तक आपने पढ़ा है। हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम लोग नॉर्टन या थ्योरम भी अप्लाई करता है तो इससे थोड़ा जल्दी हमारा प्रश्न और इजिली आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका मेथड आसान है लेकिन काफी बड़ा और टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो पूरा केसीएल का, सॉरी सुपरपोजिशन का जो ये पूरा आज का टॉपिक था समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने घरों में जा करके, घर पे, आप घर पे ही बैठे होंगे तो आप घर पे आपके पास जो भी बुक हो तो आप उसके पास जो भी सुपरपोजिशन के थ्योरम के प्रश्न होंगे आप वो सारे प्रश्न आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको इन्हीं स्टेप्स जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, आपसे डेफिनेटली सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन सेक्शन में एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और जो है सुपरपोजिशन की प्रैक्टिस कर लेंगे वहां पे। और आज का सेशन मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उस सेशन में जो है हम नॉर्टन और थ्योरम दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर जो है वो नेटवर्क थ्योरम से, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।